સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं रामशंकर पुजारी संधान की इस व्याख्यान माला में सभी विद्यार्थियों का और श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हर सप्ताह अलग अलग विषय को लेकर विद्वान आते हैं। आज मैं जिन साहित्यकारों को लेकर और जिन विद्वान को लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ, आशा है हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी। आज के जो रचनाकार हैं वो हैं धूमिल, कवि धूमिल। बहुत चर्चित नाम है, विशेष परिचय की ज़रूरत नहीं है, उनकी कविताएं ही जो हैं उनका परिचय हैं। हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जो विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं, चर्चित हैं इस नाम से ज़्यादा। और ये हिंदी कविता में विद्रोह की जो है एक परंपरा सी रही है। अगर मध्यकाल में हम देखें तो कबीरदास विद्रोही कवि के रूप में आते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं और मुक्तिबोध का नाम भी इसी परंपरा में जोड़ा जाता है। सुदामा पांडे धूमिल को हम इसी काव्य परंपरा का कवि कह सकते हैं, इसलिए कि वो विद्रोही कहराने की काबिलियत जो है रखते हैं। जब धूमिल लिखते हैं कि छायावाद के कवि शब्दों को तोल कर रखते थे, प्रयोगवाद के कवि शब्दों को टटोल कर रखते थे, नई कविता के कवि शब्दों को गोल कर रखते थे और सन 60 के बाद के कवि शब्दों को खोल कर रखते हैं। इस खोल कर रखने की बात ही धूमिल की कविता के मिजाज को हमारे सामने रख देती है। दरअसल धूमिल के पास एक अलग तरह का भाषाई टेक्निक था। यह भाषाई टेक्निक ही पाठक के दांत खट्टे कर देती है। इसी भाषाई टेक्निक के तहत धूमिल शब्दों को मांझते हैं, तराशते हैं, जिसके कारण मैले से मैले शब्द में भी एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। भाषाई टेक्निक का यही अंदाज हमें कबीर की संध्या वंदना वाली वाणी में मिलता है, निराला की छंद बंध को तोड़ने वाली भाषा में मिलता है तथा मुक्तिबोध की प्रतीकात्मक और फैंटेसी वाली भाषा में भी मिलता है। धूमिल इसी परंपरा में इस भाषा का निर्वाह करते हैं। धूमिल ने 80 के दशक में कहा था, कल सुनना मुझे, और मुझे लगता है कि वह कल आज ही है। आज हम देख रहे हैं कि देश में राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री भी जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। भीतरी व बाहरी आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है। नक्सलवाद की समस्या अपना सर उठाती जा रही है। ऐसी स्थिति में हर पल सचेत रहने की ज़रूरत है। धूमिल की कविताएं हमें इसी सचेतन बोध की तरफ इशारा करती हैं। आज चारों तरफ अफरा तफरी मची है, माहौल है, सरहद पर सैनिक मारे जा रहे हैं, सिर काटे जा रहे हैं, समाज के भीतर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्त्रियां व बच्चे असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। तब यह अत्यंत ज़रूरी हो गया है कि धूमिल की कविताओं को समग्रता में समझा जाए, क्योंकि धूमिल ने कहा था कि कविता मारती नहीं, जाने बचाने की कोशिश में पहल करती हैं। आज देश भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जबकि धूमिल को स्थान मिलने लगा है, तब यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तथ्य की पड़ताल करें कि धूमिल की कविताएं किस तरह जन चेतना की संवाहक बन सकती हैं। आज हमारे बीच धूमिल की कविताओं को लेकर उनकी इन्हीं समग्र विशेषताओं को ध्यान में रखकर धूमिल को किसी एक कविता या किसी एक कविता के कुछ पंक्तियों के साथ नहीं, धूमिल को समग्रता में समझने की ज़रूरत है। और इस व्याख्यानमाला में धूमिल पर जिनका विशेष अध्ययन है, धूमिल और परवर्ती जनवादी कविता, डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी जी,
मेरे गुरुवर आपके सामने उपस्थित हैं। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो धूमिल की इन्हीं विशेषताओं के संदर्भ में हमारे विद्यार्थियों को आज धूमिल की कविताओं के माध्यम से उनकी ज़रूरत क्या है, आज कैसे हम धूमिल को पढ़ें, आज समाज में उनकी क्या उपयोगिता है, इन चीज़ों को लेकर मैं त्रिपाठी जी से पुनः निवेदन करूंगा कि धूमिल की कविताओं पर कुछ प्रकाश डालें। धूमिल की कविता विद्यार्थी बीए में पढ़ते हैं। जब भी कोई सिलेबस बनता है तो उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि अतीत की जो चीज़ें आएँ वो भी आज के समय के लिए प्रासंगिक हों। जैसा कि आपने बताया कि आज का समय क्या है, कैसा है, कितनी अफरा तफरी है, कितनी कठिनाइयाँ हैं जी। बावजूद इसके हमारी कविता उस तरीके से उन कठिनाइयों से जूझती हुई नज़र नहीं आती। आज की कविता में एक आश्वस्ति का भाव नज़र आता है। आदमी परेशान होता है, संघर्ष करता है, तो उसकी भाषा पर उसके उस संघर्ष का प्रभाव पड़ता है और भाषा बतलाती है कि यह आश्वस्त व्यक्ति कहीं बैठा हुआ आराम से कठिनाई का बयान कर रहा है और एक व्यक्ति जो जूझ रहा होता है तो जूझने का दृश्य उसके अंदर दिखाई देता है और वही भाषा की शक्ति होती है। जैसा कि आपने बताया कि आज की समस्या, धूमिल जब आए थे कविता के फलक पर तो वह 7वां दशक था, साठोत्तरी के दौर के नाम से जाना जाता है और उस समय जो कविता लिखी जा रही थी नई कविता कहलाती थी। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जैसे आज समकालीन 70 से लेके आज तक समकालीन दौर चल रहा है। इसके पहले की कविता, नई कविता, कभी वो पुरानी जैसे पढ़ी ही नहीं, पता है चल ही नहीं पाता है। तो जब धूमिल आए इतनी सारी परेशानियाँ, जैसे चीन से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध, जो लोगों के सपने थे आज़ाद भारत के, वे सपने जगह जगह टूट रहे थे। युवा वर्ग जो था वह इन्हीं चीज़ों को लेकर के आक्रामक जो हमें वह नज़र आता है, वो आक्रामक इसलिए नज़र आता है कि उसको ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आश्वस्ति का भाव उस समय की कविता माया, और जैसा कि आपने कहा नई कविता क्या करते हैं कि कवि शब्दों को गोल करके जी गोल बना देना। अब गोल का एक अर्थ होता है कि बाहर से शब्द तो दिख रहा है लेकिन उसके भीतर वह शक्ति, वह अर्थ नहीं है जो जिंदगी में मनुष्य के काम आती है, उसको प्रेरित करती है। यानी नई कविता एक तरीके से संभ्रम पैदा कर रही थी। ऐसे में धूमिल आते हैं। अब वह जो गुस्सा उनका है वह गुस्सा अपने पर भी है और अपने अग्रजों पर भी है। कवि को जो काम करना चाहिए वह कवि कर नहीं रहा था, नई कविता का कवि, और क्रमशः हो रहा था कि कविता जीवन से दूर होती जा रही थी। ऐसे में इस कवि को कविता भी लिखनी है और उसकी कविता को लोग कविता माने, ये दोहरा संघर्ष था। इसलिए उस दौर में किस्म किस्म की कविता का आंदोलन चला था। यह देखने की बात है, जनतंत्र की ये विशेषता है कि उस समय जो जैसा सोच रहा था वह उसको वाणी दे रहा था। अब जब वह वाणी दे रहा था, उदाहरण दूं, जैसे जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ उसके किनारे जो कुछ भी पड़ते हैं सबको बहा ले जाती है। तो और यह भी कहते हैं कि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, लेकिन उपजाऊ मिट्टी जब लेके आती हैं तो साथ साथ कूड़ा कचरा भी लाती हैं। तो धूमिल के दौर का जो समय था उसमें उपजाऊ मिट्टी भी आई और उसमें कूड़े कचरे भी आए। अब हमें यह काम करना है
कि उपजाऊ मिट्टी को किस तरीके से हम सहेजें, उपजाऊ मिट्टी को किस तरीके से जोतें गोड़ें, और उनमें से आज के दौर के लायक जो हमें प्रेरित करें, हमारी समस्याओं से जूझने के लिए लोगों को गोरबंद करें, ये हमारा काम है। और कूड़े कचरे को किनारे कर। कबीर ने कहा ही है, सार सार को गई रहत होता दे उड़ाए। तो सार वही उपजाऊ मिट्टी है और थोथा वही कूड़े कचरे हैं। खैर, अब धूमिल को जब यह करना था तो इसलिए धूमिल जगह जगह कविता को परिभाषित करते हैं पहले, कि यानी कविता क्या है, कविता का काम क्या है। एक नहीं, कई कविताओं में इन्होंने कविता की परिभाषा दी और उसके माध्यम से उन्होंने ये बतलाया यानी हमारी कविता ऐसी है, नई कविता जैसी नहीं है। तो और यह बताना इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस कविता के रास्ते से अलग रास्ता बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है, कविता जान बचाने की पहल करती है। कविता शस्त्र जो हैं वो दुश्मनों के विरोध में कारगर होते हैं, लेकिन कविता अपनों के बीच में, और कविता के लिए सब अपने। इसलिए अपनों के बीच की जब बात आती है, क्योंकि देश आज़ाद था, सत्ता में है वो भी अपने हैं, सत्ता में नहीं है वो भी अपने हैं, शोषित हैं वो भी अपने हैं, और इसीलिए खींच है। आज़ादी की लड़ाई के समय की लड़ाई आसान थी, क्योंकि बाहरी व्यक्ति था, अंग्रेज बाहरी थे, तो बाहरी से लड़ना आसान है, अपनों से लड़ना कठिन है। और जब कठिन है तो उसे में आप अपने पर भी खींचते हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं कैसे करें। इसीलिए उनकी कविता में वो किसानों पर भी खींचते हैं, और जब वो समीक्षा करते हैं तो अपने आप को पाते हैं कि हम मध्यवर्गीय लोग हैं। हमारी चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो क्या चाहता है कि हमारी उठी हुई मुट्ठी तनी रहे, लेकिन कैसे कि कांख भी दबी रहे। यह जो पूंजी मध्यवर्गीय सोच है, इसके तहत हम असल में विरोध की मुद्रा अपनाते हैं, विरोध करते नहीं हैं। विद्रोह की मुद्रा अपनाते हैं लेकिन विद्रोह करते नहीं हैं, क्योंकि वह भीतर से है नहीं, हमें तकलीफ देता नहीं है। धूमिल की कविताओं में अक्सर बात आती है, आलोचक लोग भी कहते हैं कि धूमिल ने मुक्तिबोध को उनका कहीं जिक्र नहीं किया। असल में जिक्र तो तब करना होता है जब हम किसी को आत्मसात नहीं किए होते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है पुरानी, उसका एक अर्थ यह भी है, अभी कहा जाएगा तो हो सकता है उसका अर्थ लोग पिछड़ा पढ़ लें, लेकिन उसका एक अर्थ यह भी जाता है कि पुरुष पत्नी का और पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। तो नाम क्यों नहीं लेती थी? उसके पीछे कारण यही है कि देख कर ही आदमी उनके व्यवहार से जान जाएगा कि ये पति हैं, ये पत्नी है। आज कहने की जरूरत पड़ती है क्योंकि व्यवहार में दिखता नहीं है। इसके कारण तो धूमिल ने एक चरित्र हमारे सामने दिया, मोचीराम का। मोचीराम के अगर चरित्र को हम ठीक से समझें तो मैं समझता हूँ धूमिल के काव्य मर्म को समझ सकते हैं। कोर्स में भी वो कविता रखी गई है। मोची राम, आगे राम शब्द लगाया हुआ, केवल मोची नहीं है, वह राम सम्मानवाची है। तो मोची राम, उस कविता को आप देखेंगे तो शायद हमारे देश का दलिततम व्यक्ति है वह, और वह करता क्या है, जूते बनाता, और नए जूते नहीं, मरम्मत करता है। आज विदेश का बहुत ज़्यादा प्रभाव है,
यह मरम्मत वाली चीज़ हमारे देश में भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, रिपेयरिंग अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। तो वह जूते की मरम्मत करता है। अगर और गहरे जाके देखेंगे, जूता यानी आधार। हम जब चलते हैं तो जूता हमारे पैरों की रक्षा करता है। कहीं न कहीं अगर और बहुत बारीक संकेत यह भी जाता है, धूमिल जैसे हमारे जनतंत्र की मरम्मत करते हैं। और वो मरम्मत किससे करते हैं? तो मोचीराम के माध्यम से, यानी देश का सबसे अदना आदमी। और कितना सचेत है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये सहज नहीं है, और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि गांव के लोगों को, भदेश लोगों को नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि वहाँ का आदमी ऐसा कैसे सोच सकता है। जबकि होता ये है कि जो गहरे जीवन जी रहा होता है, जैसे धूमिल ने ही कहा है, भूख सबको लगती है, पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़ गंवार हो, इसलिए भूख की पीड़ा सभी जानते हैं। और यह बात कौन कहता है? मोचीराम ही कहता है। ये बहुत बड़ा मर्म है ये, और व्यंग्य भी है उन्हीं लोगों पर जो भदेश को यह समझते हैं, गांव को ये समझते हैं कि वे गंदे हैं, उनके पास सलीका नहीं है, वे जानते नहीं हैं, वे मूर्ख हैं। न समझ पाने के कारण ही, यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे दिमाग में जो भदेश बनता है, मैं फल का उदाहरण दे रहा हूँ। खेत में से जब मूली उखाड़ते हैं तो वह मूली मिट्टी इत्यादि से सनी होती है, उसको हम नहीं खाते हैं। उसी को ले आकर के जब धो पोंछ देते हैं, उसमें केरे से जड़ निकाल देते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो वह जो मिट्टी से लगी हुई है, वह आधार से जब जुड़ी हुई थी,